नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम डिकोड कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कम समय में लिमिटेड टॉपिक्स पर ध्यान देकर हम कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 ऑफ एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये यूनिट भारतीय इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कवर करती है। हालांकि यह यूनिट एक बहुत ही वास्ट यूनिट है, इस यूनिट का स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं स्टेप बाय मैनर में आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इसमें लिमिटेड टॉपिक्स पर ध्यान दें और कम समय में इसको कवर कर सकें। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम इसमें सोर्सेज को डिस्कस करते हैं कि हम किन किन सोर्सेज पर ध्यान देकर इसको कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेरे राइट में सिलेबस को देखते चलिएगा, उसके अनुरूप ही आप सोर्सेज को फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि इस यूनिट में बहुत सारे विभिन्न टॉपिक्स हैं जो किसी एक बुक में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं स्टेप बाय मैनर में आपको समझाऊंगा। सर्वप्रथम आप ये जो पॉइंट 1 देख रहे हैं सिलेबस में, संकल्पना एवं विचार, इस टॉपिक को 2024 से ही पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके लिए कोई ज़्यादा पब्लिकेशंस की बुक अवेलेबल नहीं है। इसमें निर्माण आईएएस की टीम ने अच्छा कार्य किया है। निर्माण आईएएस के चैनल पर आपको संकल्पना एवं विचार की पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी, या डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स में जहां एमपीपीएससी से रिलेटेड मटेरियल अपलोड होते रहते हैं, वहां आप इसकी पीडीएफ सर्च कर सकते हैं और उसकी पीडीएफ एवं सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट की पीडीएफ, इन दोनों की पीडीएफ को आप रीड करके ये सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सिलेबस में जो पॉइंट 2 है, यानी कि ये वाला पॉइंट और पॉइंट 4, पॉइंट 5 एंड पॉइंट 6, ये चारों पॉइंट्स आप दृष्टि आईएएस की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक बुक आती है जो दृष्टि क्विक बुक करके निकालता है, उनकी एक सीरीज़ है। उसमें आपको पूरा सिलेबस बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से मिल जाएगा। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें यदि कोई लेने में सक्षम नहीं है ये किताब, तो वो ये सारे टॉपिक्स लूसेंट की बुक से भी कवर कर सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये वाला पॉइंट जो पॉइंट 2 है, ये एंशिएंट मेडिएवल को कवर करता है, और बाकी जो पॉइंट 4, 5 हैं, ये 4, 5 और 6 हैं, ये 4 और 5 जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री को डिनोट करते हैं, और पॉइंट 6 जो है ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का एकीकरण पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को डिनोट करता है। इसके पश्चात जो पॉइंट 3 है सिलेबस का, भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव। देखिए, ये यदि हम इसे सेपरेट रूप से पढ़ें तो ये एक सब्जेक्ट हो जाता है। हालांकि हमें ये एक यूनिट के एक हिस्से के रूप में दिया गया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे उसी प्रारूप के अनुरूप पढ़ें जिस प्रारूप में हमारे सिलेबस से क्वेश्चंस विगत वर्षों में पूछे गए हैं। इसीलिए भारत की सांस्कृतिक विरासत को आप लूसेंट का, पुरानी लूसेंट में ये आपको नहीं मिलेगा। लूसेंट का जो नया एडिशन है उसमें थोड़े बहुत ही पेजेस में भारत की सांस्कृतिक विरासत को कवर किया गया है। तो लूसेंट का जो एक ग्रीन कलर की जो नया एडिशन आया है लास्ट ईयर, उसमें आपको ये मिल जाएगा। और इस वाले टॉपिक्स में मैं सलाह दूंगा कि जो यूट्यूब से मैराथन वीडियोस वगैरह चलती हैं, आप उनको भी प्रेफर करें, ताकि ये टॉपिक आप जल्दी से कवर कर पाएँ। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें इस यूनिट में किन किन चीज़ों पर फोकस रखना है। देखिए,
ये यूनिट बहुत बड़ी है। यूँ कहूँ तो आप यदि इस यूनिट को पढ़ने में लग गए और आपने पहले वहाँ की यूनिट्स नहीं पढ़ी और आप इस यूनिट को पढ़ने में लग गए तो यकीन मानिए लगभग 5 से 6 यूनिट्स के बराबर इस अकेले यूनिट का सिलेबस हो जाएगा आपका। इसीलिए विशेष तौर पे इस आपने मेरी बाकी वीडियोस देखी हो नहीं देखी हो, छोड़ दीजिए उन्हें, नहीं देखी कोई बात नहीं, लेकिन आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आप उन्हीं पे स्टिक रहें। उन्हीं से आपको लिमिटेड एरियाज़ में हेल्प मिल जाएगी, उन्हीं से आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आप इसमें ज़्यादा डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे इस यूनिट में तो आप बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और इसके बजाय आप यहाँ बहुत ज़्यादा समय दें इस पर्टिकुलर फर्स्ट यूनिट को, आप बाकी 9 यूनिट्स पर फोकस करिए और इस पर लिमिटेड फोकस करिए ताकि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल पाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फोकस एरियाज़ की। मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से 100% क्वेश्चन आना ही है वो है पॉइंट 1, संकल्पना एवं विचार। देखो, जो मैंने सोर्सेज बताए वहाँ से इसे कम्प्लीटली याद कर लेना। और ये थोड़ा सा क्या है कि ये नए टॉपिक्स हैं और ये थोड़े भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, ये थोड़ी हमारी ऐतिहासिक संस्कृति और हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी आपको कलिष्ठ हिंदी में भी मिलेंगी। थोड़े नाम कठिन होंगे कि बृहदारण्यक उपनिषद, महोपनिषद, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, किस उपनिषद में है, कौन से मंडल में है, इस तरीके की चीज़ें आपको फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं। तो आप ये जो पूरा पॉइंट है ना, आप इसको पूरे पॉइंट को बहुत ही अच्छे से कवर करें ताकि इसमें से कम कोई क्वेश्चन आए। ये मेरे ख्याल से ये 14 टॉपिक्स हैं, इस इतने एरिया में से यदि कोई क्वेश्चन आए, यदि क्या क्वेश्चन यहीं से ही आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, आएगा ही 1-2 क्वेश्चन, तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एक सरल सा पॉइंट है पॉइंट 4, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। सिलेबस का पॉइंट 4 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान पॉइंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कुछ नहीं है, आप जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले जो भी बड़े बड़े रिफॉर्मर हुए, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, और जो धर्म सभा बनी, ब्रह्म समाज बनी, तत्वबोधिनी सभा बनी, ये कब बनी, कहाँ बनी, किसने बनाई और उनका ईयर, और यदि उनने कोई अखबार निकाला हो, कोई उनका पब्लिकेशन हो, जैसे एक अनुशीलन समिति थी, वो युगंतर करके पत्रिका निकालती थी। ऐसे ही राजा राम मोहन रॉय ने मिरातुल अखबार निकाला, किस भाषा में था, फारसी भाषा में था, इंग्लिश में था। तो इस तरीके से आपको ये सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बुक में मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब लिमिटेड ही हैं, आप उनको अच्छे से रीड करना। इनमें क्या है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप एक बार पढ़ लोगे, दूसरी बार रिवाइज कर लोगे, तीसरी बार में सही टिक कराओगे पेपर में। ठीक है, अब इसके साथ आपको क्या करना है कि ये इसमें हमें सिर्फ धार्मिक सामाजिक लिखा हुआ है, लेकिन कालांतर में इतिहास में जनजातीय आंदोलन भी हुए और किसान आंदोलन भी हुए। जनजातियों में जैसे कूका आंदोलन, संथाल विद्रोह, आपका रंपा रेबेलियन, इस तरीके से जो भी विद्रोह हुए और उनके जनजातीय नेता, क्योंकि अभी जनजातियों पर बहुत फोकस कर रहे हैं MPPSC में हम, तो जनजातियों के जो भी राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन है वो आप कवर करिएगा। इसके बाद किसानों के जो आंदोलन रहे कि जैसे जो ऑल इंडिया किसान सभा बनी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, अवध किसान सभा किसने बनाई, इस तरीके से आपको ये सारे मूवमेंट कवर करने हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने लिख दिए। तो यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 5। पॉइंट 5 क्या है हमारा, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यह हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, 1857 से लेके 1947 तक पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखना है, 1857 का आंदोलन में एक तो मेन डेट याद रखना है, कोई भी आंदोलन जो हो रहा है उसकी डेट, कब हुआ, ईयर, कहाँ हुआ है, और उसका मेन जो लीडर कौन था, ठीक है, नेता कौन था। और
जैसे 1857 की क्रांति है तो सबसे पहले कहाँ हुई, मेरठ छावनी में कितनी तारीख को हुई, फिर उसके बाद दूसरे बार वो कैसे कैसे स्प्रेड हुई, फिर कहाँ कहाँ से कौन कौन लड़ा, बेगम हजरत महल कहाँ से लड़ी, फिर कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसने उसका दमन किया। इस तरीके से आपको होलिस्टिकली इन पॉइंट्स को कवर करना है। ऐसे ही ऐसे आप पढ़ते चले जाओगे, 1857 से आप 1900 में पहुँच जाओगे। फिर इसके बाद हमारे गांधी जी आ जाएंगे 1915 में, फिर चंपारण होगा, फिर खेड़ा होगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होगी, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा, फिर सिविल डिसोबीडियंस होगा, फिर से सिविल डिसोबीडियंस होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। ऐसे ऐसे चलते चलते आप पहुँचाओगे वहाँ हम हो जाएंगे आज़ाद। बस आज़ादी तो होना है हमें MPPSC से भी, ठीक है। ऐसे ही हमें आज़ादी तक इसलिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो 1947 तक आप इसकी हिस्ट्री अच्छे से कवर करना। हिस्ट्री को पूरा, इसका मॉडर्न हिस्ट्री तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसमें क्या है कि ज़्यादा उलझन का काम नहीं है, सीधे सीधे डेट्स हैं, ईयर्स हैं और लीडर्स हैं, ठीक है। और जो 3-4 एक्ट आए हमारे 20वीं सेंचुरी में, 1908 वाला मॉडलिमिंटो, फिर मोंटागू चैम्सफोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1947, इनमें क्या क्या मेन प्रोविज़न किए गए कि भाई डायरार्की का प्रोविज़न किस एक्ट से आया, कम्युनल जो हमारा रिप्रेजेंटेशन किस एक्ट से चालू हुआ, 1935 के एक्ट में क्या व्यवस्था थी, और 1947 के एक्ट में हमें किस तरीके का प्रोविज़न्स हमें आज़ादी से पहले मिले। इसके बाद एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि गांधी, अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस। हालांकि आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो उसमें आपको सारे इन लोगों के बारे में कवर हो जाएगा, लेकिन विशेष तौर पे आप इनसे रिलेटेड कुछ भी आ जाए ना तो उसे तो छोड़ना ही नहीं है। जैसे गांधी जी से रिलेटेड तो आप पढ़ ही लोगे सारा। फिर जैसे अंबेडकर से रिलेटेड हो गया, जैसे महाद सत्याग्रह हो गया, तो महाद सत्याग्रह अंबेडकर ने कहाँ किया था, रीज़न क्या था। ऐसे ही इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ बनाई, पहले उसका लीडर कौन था, रास बिहारी बोस ने कहाँ हैंड ओवर किया आर्मी को, नेताजी की उपाधि किसने दी, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी। इस तरीके से जो भी पॉइंट्स हैं इनको आप थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो जो भी सेशंस हुए इम्पोर्टेंट, उनके अध्यक्ष और उनके ईयर, और पर्टिकुलरली किस सेशन में कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ। जैसे कराची सेशन है तो कराची सेशन में फंडामेंटल राइट्स को लेके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके रेजोल्यूशंस पास हुए, तो ये हमें याद रखना है। ऐसे ही गांधी जी किस सेशन के अध्यक्ष बने, बेलगांव के बने, कहाँ था बेलगांव, कर्नाटक में था, महाराष्ट्र में था। इस तरीके से आपको इनके सेशंस और इनके अध्यक्ष इम्पोर्टेंट वाले मेन ये बुक में आपको सूची मिल जाएगी। यदि आप स्पेक्ट्रम से भी पढ़ रहा है यदि कोई व्यक्ति, देखिए मैंने दृष्टि की बुक इसलिए बोली है क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने लगभग सारी किताबें पढ़ ली हैं हिस्ट्री की। जो दृष्टि की कोई बुक है उसने सारे फैक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर किया है। और देखिए स्पेक्ट्रम की बुक होती है UPSC के लिए, जहाँ थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। MPPSC का एग्ज़ाम बहुत डिफरेंट है, यहाँ फैक्ट्स का खेल है, फैक्ट्स से ही कम्प्लीटली बेसिस पे यहाँ प्रीलिम्स निकलता है। तो आप ज़्यादा झिझकिए मत उस बुक को फॉलो करने में, आप आराम से ब्लाइंडली आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से उसे रीड करा है, आपको 2-4 फैक्ट ज़्यादा ही मिलेंगे। तो फैक्ट का खेल है भैया, तो फैक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए आप वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की टेबल्स भी मिल जाएंगी लास्ट में, ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ना। अब आता है पॉइंट 6, ये है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी थोड़ा मैं खुद भी इंग्लिश मीडियम का हूँ, बट हिंदी मीडियम के बच्चों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए मैं हिंदी के सिलेबस से समझा रहा हूँ। बट आप लोग दुखी मत होइएगा, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, आप इंग्लिश का सिलेबस खोल के रखिए, आप उसमें मिलाते चलिए। तो पॉइंट 6 है रीऑर्गेनाइजेशन, भारत का पुनर्गठन, एकीकरण स्वतंत्रता के बाद। देखिए वैसे तो सरदार पटेल जो हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, उनने लगभग 550 रियासतें लगभग इनका एकीकरण किया। सारी इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कश्मीर है, जूनागढ़ है और हैदराबाद, इन तीनों के विलय में थोड़ा सा ज़्यादा हलचल हुई थी देश में। तो इन तीनों के विषय में आप थोड़ा डीप में पढ़ना कि भाई
जनमत संग्रह कहाँ हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहाँ साइन हुआ, पुलिस एक्शन से कहाँ कौन सा स्टेट हमारा शामिल हुआ। तो इनको पूरा डीप में पढ़ लेना। इनमें और भी बहुत सी सारी चीज़ें आएंगी कि कब सेना भेजी, किस दिन वोटिंग हुई, कितने वोट मिले थे। इस तरीके से हर एक डिटेल पढ़ लेना इनका डीप में, ठीक है। इसके अलावा इधर तक सीमित नहीं है ये पॉइंट। इसके बाद बात क्या, हम आज़ाद हो गए, फिर हमने अलग अलग स्टेट्स का फॉर्मेशन किया। तो हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हमने बनाए, एस केदार कमीशन बनाया, जेबीपी कमेटी बनाई, फैजल अली कमीशन बनाया। इनने क्या रिकमेंडेशन दिए, इनने किस आधार पे स्टेट्स का फॉर्मेशन दिया करा। जैसे पहले हम भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाह रहे थे, तो एस के धन ने उसे भाषा के आधार पर उसने एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट किया था, ये देखना। जेबीपी कमेटी ने उसे एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट किया था, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन इसके अलावा और कौन सा राज्य कब बना, कि भाई जैसे 1960 है, तो 1960 में यदि मैं गलत नहीं हूँ तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों सेपरेट सेपरेट राष्ट्र बने। तो इस तरीके से सिक्किम कब राष्ट्र बना, मेघालय कब बना। और पहले बहुत सारे राज्य तो ऐसे थे जो यूटी थे, तो वो यूटी से राज्य कब बने, यदि कोई राज्य यूटी बना, यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश, तो वो कब बना। बस उनके ईयर याद रखने हैं ना, और उनसे संबंधित जो हमने यदि कोई संविधान संशोधन किया है तो वो याद रखना बस, ठीक है मित्रों। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट 3 पे। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिट बहुत वास्ट है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि भैया बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। मैं आपको यूँ मान लो कि आपको मैं कुछ ही नहीं बता रहा हूँ, जितनी सारी चीज़ें इसमें हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ जिससे आपको इस यूनिट को कवर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसे बहुत ही आसान वे में कवर कर लोगे और बहुत ही कम समय में इससे ज़्यादा गेन निकाल लोगे। नहीं तो भाई, अब जिसे इच्छा है तो वो खूब पढ़े इस यूनिट को, डीप में जाके पूरी पूरी हिस्ट्री पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 9 यूनिट छूट जाएंगे फिर, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ थोड़ा। तो पॉइंट 3 पे आ गया वो, भारत की सांस्कृतिक विरासत, तो कला प्रारूप, साहित्य पर्व, उत्सव, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, जो इंडिया के फोक डांस हैं, फेस्टिवल्स हैं, पेंटिंग का आर्ट है, जो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर है, द्रविडियन नागर स्टाइल, तो ये इनमें अंतर क्या है ये पढ़ लिया। कुचिपुड़ी किस राज्य का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है या केरल का है ना। कथक किस राज्य का नृत्य है। फिर कोई फेस्टिवल है, तो भाई जैसे बिहू फेस्टिवल है तो वो किस राज्य में होता है, माघ बिहू कहाँ होता है, खर्ची पूजा कहाँ होती है। फिर पेंटिंग्स को देख लेना। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने लूसेंट वाली बुक आपको बताई है, 8-10 पेज का मटेरियल है। इसमें आप कोई कोचिंग वालों ने यदि कोई पीडीएफ वगैरह भी दी हुई हो ना, तो बस उतनी पीडीएफ ही पढ़ लेना। आना होगा तो उसमें से ही आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कोई फिक्स नहीं है कि आएगा ही क्वेश्चन। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट बहुत हाई पड़ जाएगा आपको। नहीं तो आप सिंपल नाम पढ़ो, त्यौहार है तो त्यौहार का नाम, डांस है तो डांस का नाम, बस, और वो किस राज्य से संबंधित है, बस इतना ही पढ़ने योग्य है इस वाले टॉपिक में। हल्के में लेना, बस 1-2 बार पढ़ लेना और निकाल देना, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है ये पॉइंट 2। देखो भैया, ये यूनिट में इनने ये पॉइंट 2 जो है ना, पॉइंट 2 में इनने क्या करा, हमारे आयोग तो अनसाइंटिफिक सिलेबस बनाने में माहिर है। इसी में पूरा प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास को डाल दिया। तो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री कम्प्लीटली डाल दी इसमें, ठीक है। लेकिन उसने थोड़ा अपन को सहूलियत के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, उन पर हम ध्यान देंगे। जैसे प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं, ठीक है। प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। अब हमें पूरा एंशिएंट मेडिएवल में कौन राजा कौन प्रजा, इतना उसमें घुसना नहीं है, ठीक है। हमें उसमें शब्दावली पर ध्यान देना है, ठीक है। कि भाई बंदोबस्त व्यवस्था थी तो वो क्या थी, है ना। और कितने प्रकार के लैंड होते थे, कि भाई कोई खलीफा लैंड है, खलीफा भूमि किसको दी जाती थी,
कि भाई अग्रहार्स हैं, अग्रहार भूमि किसको दी जाती थी। और जैसे कोई डिपार्टमेंट बनाया कि भाई पेंशन के डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे। दीवाने अर्ज किसका डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर का था कि शस्त्रों का था। तो इस तरीके से जो भी व्यवस्था मुगलों ने बनाई, मराठों ने बनाई, इनकी जो व्यवस्था है गुप्त काल वगैरह की, इनमें बस टर्मिनोलॉजी देखो आप कि उनने उनके डिपार्टमेंट बनाए राज्य को चलाने के लिए, अलग अलग तरीके के लैंड्स का डिवीज़न किया, है ना। अलग अलग तरीके की उनने मुद्राएं चलाई कि भाई मुद्रा में टका चलता था कि फण चलता था, क्या चलता था। तो बस ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ज़्यादा राजाओं और राजकुमारों के नाम में नहीं उलझना, क्योंकि उनने साफ लिख के दिया है प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। मैं ये नहीं बोल रहा कि राजा महाराजाओं इनके नाम नहीं आएंगे। अब आने को तो देखो रैंडमली कुछ भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहीं की रहती है क्योंकि ऐसे टॉपिक्स पहले भी पूछे हैं पीएससी ने, ठीक है। तो इन पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दो। अब इसके बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप किस चीज़ पे ध्यान देना। जैसे आप मुग़ल पढ़ रहे हो, मुग़ल तो अपन पढ़ते ही हैं शुरुआत में मेडिवल में। इनमें आप ध्यान देना लिटरेचर। मुग़ल के टाइम पे क्या है, बहुत सारी रचनाएं हुई कि भाई कौन सी किताब किसने लिखी, बाबरनामा किसने लिखा, अकबरनामा किसने लिखा, है ना। और बहुत सारी टिपिकल नाम है थोड़ा से इनके किताबों के, तो बस वो देख लेना आप कि भाई किताबुल इल्म किसने लिखी, अलबरूनी ने लिखी, है ना। इस तरीके से आपको जो जो भी बुक्स इसमें लूसेंट में मिलें, दस्ती में मिलें, ये सारी आप रट लेना। तो लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है। इसके बाद जो गुप्ताज और मौर्याज हैं, अलग से इसलिए लिख दिए मैंने कि थोड़ा आप जब पढ़ते टाइम इसको पढ़ो तो थोड़ा ध्यान रहे कि चलो ये भैया ने बोला था, यहाँ ज़्यादा ध्यान दे लो। तो गुप्ताज और मौर्याज के टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन देखो, क्या उनका प्रांतीय व्यवस्था क्या थी, प्रोविंस को क्या बोलते थे, है ना, और कस्बे को क्या बोलते थे, ये सब। साउथ में थोड़ा विजयनगर एम्पायर वगैरह, साउथ में मेनली तो विजयनगर एम्पायर ही आप थोड़ा सा स्टडी करना, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी देखो अब थोड़ी ज्ञान की बात कर लेते हैं यहाँ पे। बाकी ये यूनिट बहुत ही वास्ट है और ये वही यूनिट है जिससे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसीलिए जो टॉपिक आज हमने यहाँ डिस्कस किए हैं उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और इसके अलावा बाकी बची हुई जो 9 यूनिट्स हैं जिनकी स्ट्रेटजी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ें, उन पे ज़्यादा ध्यान दें। देखो जो एग्ज़ाम होता है ना, वो उसके मार्क्स जुड़ने तो है नहीं है, हमें तो कट ऑफ निकालना है। तो 100 में से 100 स्कोर भी नहीं करना हमें तो एक सेफ स्कोर लाना है 80+ या फिर 85 के अप्रॉक्स। तो हर यूनिट का 10 क्वेश्चन का वेटेज है ही अपने पास। तो भाई अपन बाकी 9 यूनिट्स तैयार करो, पूरा बेस्ट दो, उनमें 90 क्वेश्चन की अच्छी तैयारी हो गई। इस यूनिट को हल्के में तो नहीं बोल रहा मैं, मगर जो मैंने बताया उन पॉइंट्स को भी आप कवर करोगे तो वो भी काफ़ी लेंदी हो ही जाएंगे, लेकिन उससे कम ही होंगे जितना उसमें दे रखा है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रख के चलना है कि भाई हमें 100 में 100 नहीं लाना, हमें 80+ का स्कोर करना है। तो हम लिमिटेड पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका सिद्धांत अपनाएंगे हम इस यूनिट में, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। तो ठीक है मित्रों, ये हमारी सीरीज आज जो डिकोडिंग की चल रही थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेके पर्टिकुलरली, उसका आज ये लास्ट वीडियो है। आज उसका समापन करते हैं हम। मेरी शुभकामनाएं है आपके साथ कि आने वाला प्रीलिम्स जो कि 16 फरवरी को होने जा रहा है, उसमें आप इन सारी स्ट्रेटजी वीडियोस का लाभ उठा पाएँ और बहुत ही बेहतर तरीके से आप उसमें परफॉर्म करें। और ईश्वर की कृपा रही तो आप ज़रूरी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने के बाद हम मेंस की सिलेबस की डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ स्ट्रेटजी के तौर पे
अब सिलेबस के वीडियोस तो नहीं आएंगे, इसके अलावा एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करना है, क्या माइंडसेट हमारा एग्ज़ाम हॉल में होना चाहिए, उसके लिए मैं 1-2 वीडियोस अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। आपको ये डिस्कशन पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस पे कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए और स्वयं भी लाभ लीजिए और दूसरों तक भी लाभ पहुंचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।